अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप मान लीजिए एक बहुत खड़ी और मुश्किल पहाड़ी की चढ़ाई करनी है, रास्ता बेहद उबड़-खाबड़ है, मौसम खराब है। और ऊपर से वजन भी हो। हाँ, बिल्कुल। एकदम 50 किलो का एक बेहद भारी बैकपैक पीठ पर लदा हुआ हो। ऐसे में हर एक कदम बढ़ाना एक बहुत बड़ा संघर्ष लगता है। सही बात है, सांसें फूलने लगती है इंसान की। वही तो, सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि किसी तरह घुटने न टिक जाए। चोटी तक पहुंचना तो मतलब बहुत दूर का सपना लगता है। लेकिन अगर कोई अचानक से वो 50 किलो का भारी बैकपैक हटा दे तो क्या होगा? रफ्तार तो अपने आप बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली ऐसा लगेगा जैसे पैरों में पंख लग रहे हों और अचानक से पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर आ जाएगा कि कितनी जल्दी उस चोटी को फतह किया जाए। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय भी कुछ इसी तरह की एक कॉर्पोरेट चढ़ाई पर आधारित है। और उस भारी बैकपैक को उतार फेंकने की कहानी पर। बिल्कुल, हमारे पास आज डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी डीजीएमएल के हालिया दस्तावेज हैं। 19 मई 2026 के Q4 अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट, उनका रणनीतिक रोड मैप और विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट मौजूद हैं। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये जो आंकड़े हमारे सामने है ना, खासकर हाल ही में जुटाए गए 315 करोड़ रुपए का राइट्स इशू, ये सिर्फ बैलेंस शीट में लिखे हुए कुछ नंबर नहीं है। सही कहा। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एक माइनिंग कंपनी एक्सप्लोरेशन के इतने लंबे और अनिश्चित चरण से निकलकर कमर्शियल उत्पादन की दुनिया में कदम रखती है। और कैसे वो खुद को पूरी तरह कर्ज मुक्त करती है। हाँ, और सोनी के साथ साथ भविष्य के महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करके लंबी अवधि में अपने रिटेल शेयरधारकों के लिए एक मजबूत वैल्यू कैसे बनाती है। तो सबसे पहले उस बैकपैक वाले मुद्दे पर आते हैं, जो 315 करोड़ का राइट्स इशू लाया गया। हाँ, तो माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सप्लोरेशन से लेकर कमर्शियल प्रोडक्शन तक का सफर बहुत लंबा होता है। बेहद लंबा और खर्चीला भी। देखिए, अमूमन कंपनियां एक्सप्लोरेशन के दौरान ही इतना कर्ज ले लेती हैं कि जब तक उत्पादन शुरू होता है ना, तो मुनाफा सिर्फ ब्याज भरने में निकल जाता है। वही तो, लेकिन डीजीएमएल के मैनेजमेंट ने, खासकर डॉक्टर हनुमा प्रसाद की जो रणनीति रही है, उसने इस पारंपरिक ढर्रे को तोड़ दिया है। बिल्कुल, उन्होंने जो 315 करोड़ रुपए जुटाए, उसमें से 219 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सीधे तौर पर कंपनी का सारा बकाया कर्ज चुकाने में किया। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब 315 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लाना, यानी मौजूदा शेयरधारकों से और पैसे मांगना, क्या इससे इक्विटी डाइल्यूट नहीं होती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब एक तरफ कंपनी कह रही है कि वो लंबी अवधि में शेयरधारकों की वैल्यू बढ़ाना चाहती है, और दूसरी तरफ वो निवेशकों से ही पैसे मांगकर कर्ज चुका रही है। ये रणनीति फायदेमंद कैसे हुई? ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के वित्तीय गणित को समझे तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, माइनिंग एक बेहद कैपिटल इंटेंसिव उद्योग है। जब किसी कंपनी पर भारी कर्ज होता है तो उस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बैंकों को ब्याज चुकाने में चला जाता है। मतलब वो एक तरह का लीकेज है जो सीधे शेयरधारकों के मुनाफे को कम कर रहा है। एग्जैक्टली। अब जीरो डेट यानी डेट फ्री होने का मतलब है कि भविष्य में जो भी नया मुनाफा आएगा उस पर किसी बैंक का हक नहीं होगा। वो सीधा कंपनी के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में लगेगा। समझ रही हूँ। तो मैनेजमेंट के लिए अब पूंजी का प्रवाह ब्याज भरने के बजाय नई खदानों की खोज में काम आएगा। हाँ, और लंबे समय के निवेश को देखने वालों के लिए ये कदम जोखिम को काफी हद तक कम करता है। इससे निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अब बैलेंस शीट इतनी मजबूत है कि वो किसी भी आर्थिक मंदी का सामना कर सकती है। ये तो वही बात हुई कि वो 50 किलो का बैकपैक हमेशा के लिए खाई में फेंक दिया। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि बिना एक मजबूत आर्थिक बुनियाद के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का सपना देखना भी बेमानी है। तो अब जब कर्ज का बोझ उतर चुका है तो उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जहां से असली रेवेन्यू आना शुरू हो गया है। आप जोनाबरी गोल्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, आंध्र प्रदेश वाला। दस्तावेजों में ये साफ लिखा है कि ये आज़ादी के बाद भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान है जो अब कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुकी है। और जोनागिरी प्रोजेक्ट के आंकड़े इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कंपनी अब अपनी मैच्योरिटी के अगले चरण में पहुंच गई है। ये सिर्फ एक खदान नहीं है। तो फिर क्या है? ये कंपनी के लिए एक कैश काउ साबित होने वाली है। वित्तीय वर्ष 27 के लिए 600 किलो और वित्तीय वर्ष 28 के लिए 800 किलो सोने के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बाप रे, 800 किलो! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसका आर्थिक पहलू और भी प्रभावशाली है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने का अनुमान है, और वो भी 75% के शानदार एबिटा मार्जिन के साथ। 75%! यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है।
जो लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस को गहराई से नहीं समझते, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि माइनिंग जैसे भारी भरकम उद्योग में इतना ज्यादा मार्जिन कैसे संभव है। इसे इस तरह समझा जा सकता है। एबिटा का मतलब है ब्याज, टैक्स और डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई। माइनिंग में सबसे बड़ा खर्च शुरुआत में होता है, मशीनें लगाना, प्लांट बनाना, जिससे हम कैपेक्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार जब वो सेटअप तैयार हो जाता है ना, तो हर दिन सोना निकालने का जो ऑपरेटिंग खर्च है वो सोने की बाजार कीमत के मुकाबले बहुत कम होता है। अच्छा, क्योंकि जोनागिरी में प्लांट अब चालू हो चुका है, इसलिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे मुनाफे में बदल रहा है। एकदम सही। और चूंकि इसमें डेक्कन गोल्ड की 26% हिस्सेदारी है, तो उनके हिस्से का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। रेवेन्यू तो आ रहा है, सोने की ईंटें भी बन रही हैं और मार्जिन भी शानदार है, लेकिन अर्निंग्स कॉल में एक बहुत ही तीखा सवाल उठा था। हाँ, डिविडेंड को लेकर। हाँ, कि क्या इस रेवेन्यू का फायदा सीधे शेयर धारकों को डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में तुरंत मिलेगा, या ये पैसा कहीं और जाने वाला है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो डॉक्टर हनुमा प्रसाद ने इस कैपिटल एलोकेशन की रणनीति को बहुत ही चतुराई से डिजाइन किया है। अच्छा, किस तरह की चतुराई? उन्होंने डिविडेंड बांटने के बजाय जोनागिरी से आने वाले कैश को वापस कंपनी के विस्तार में लगाने का फैसला किया है। लेकिन इसका तरीका बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? डेक्कन गोल्ड ने जोनागिरी प्रोजेक्ट में अपना जो शुरुआती पैसा लगाया था ना, वो 15% ब्याज वाले कर्ज के रूप में था। वेट, मतलब कंपनी ने खुद को ही एक तरह से कर्ज दे रखा था? जी हाँ। इसलिए जैसे ही जोनागिरी से मुनाफा आना शुरू होगा, वो सबसे पहले उस मूल रकम और 15% ब्याज के रूप में डेक्कन गोल्ड को वापस मिलेगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई अपना ही लोन शार्क बन जाए। ये नकदी प्रवाह को अपने ही नेटवर्क में बनाए रखने का बहुत ही चालाक तरीका है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये सेल्फ फंडिंग का एक बेहतरीन मॉडल है। जोनागिरी की सफलता सिर्फ एक खदान की सफलता नहीं है, बल्कि ये पूरे कॉरपोरेट ढांचे को लगातार नकदी प्रदान करने वाला इंजन बन गया है, जिससे लंबी अवधि में शेयर धारकों की इक्विटी का मूल्य कहीं ज्यादा बढ़ेगा, बजाय इसके कि उन्हें अभी एक छोटा सा डिविडेंड दे दिया जाए। सही बात है, लेकिन अगर जोनागिरी से इतना कैश आ रहा है तो उस कैश को तिजोरी में बंद करके रखना तो कोई रणनीति नहीं हुई। नहीं, वो पैसा बाहर जा रहा है। हाँ, दस्तावेज इशारा करते हैं कि ये पैसा भारत से बाहर जा रहा है। कंपनी के रणनीतिक रोड मैप में किर्गिस्तान, मोजाम्बिक, स्पेन और फिनलैंड का जिक्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं किर्गिस्तान के अल्टीन टोर प्रोजेक्ट की, जिसमें इनकी 60% हिस्सेदारी है ना? हाँ, यहाँ ग्रेविटी सर्किट पहले ही चालू हो चुका है और अगस्त 2026 तक फुल स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो है इनकी माइनिंग रणनीति। शुरुआत में गहरी खुदाई करने के बजाय ये लोग 1.6 मिलियन टन टेलिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही स्मार्ट कदम है। पहले मुझे ये बताइए कि ये टेलिंग्स क्या भला है और ये ग्रेविटी सर्किट काम कैसे करता है? माइनिंग की दुनिया में ये दोनों ही शब्द बहुत अहम है। सबसे पहले ग्रेविटी सर्किट की बात करते हैं। ये सोने को अलग करने की एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद कारगर और सस्ती तकनीक है, और शायद सुरक्षित भी। बिल्कुल। इसमें किसी खतरनाक केमिकल या साइनाइड का इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरी तरह से पानी और ग्रेविटी पर निर्भर है। क्योंकि सोना भारी होता है, पानी के बहाव में वो नीचे बैठ जाता है और बाकी हल्की मिट्टी बह जाती है। एग्जैक्टली। पर्यावरण के लिहाज से भी सुरक्षित है और इसका खर्च बहुत कम आता है। और ये टेलिंग्स क्या है जिनका जिक्र इतने बड़े स्टॉकपाइल के रूप में हुआ है? टेलिंग्स वो मलबा या कुचले हुए पत्थर होते हैं जो पिछली माइनिंग के दौरान बेकार समझकर छोड़ दिए गए थे। ओह, मतलब पुराने जमाने का वेस्ट। हाँ, पुराने समय में तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी तो वो पत्थरों में मौजूद सारा सोना नहीं निकाल पाते थे। अब डेक्कन गोल्ड वहां कोई नई खदान नहीं खोद रहा है, वो बस उस पहले से कुचले हुए मलबे को उठा रहे हैं। सही पकड़ा आपने। नई तकनीक से उसमें बचा हुआ सोना निकाल रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसी ने पत्थर तोड़ने का करोड़ों का भारी खर्च पहले ही उठा लिया है। डेक्कन गोल्ड बस जमीन पर गिरे हुए छुपे खजाने को बटोर रहा है। ये तो वाकई कचरे में ऐसे सोना निकालने वाली बात हो गई। और इससे अगले कुछ सालों तक उन्हें कोई नई खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। कम लागत का सीधा मतलब है शानदार मार्जिन। ये रणनीति साफ करती है कि मैनेजमेंट कम लागत में ज्यादा मुनाफा निकालने की कला को कितनी अच्छी तरह समझता है।
लेकिन सूची यहीं खत्म नहीं होती। मोजाम्बिक वाला प्रोजेक्ट भी है। हाँ, मोजाम्बिक में लिथियम, टैंटलम, कॉपर और गोल्ड के लिए 100 टन प्रतिदिन का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है। और स्पेन में टंगस्टन प्रोजेक्ट के लिए अक्टूबर-नवंबर 2026 तक माइनिंग लीज की एप्लीकेशन देनी है। इन अलग-अलग देशों और खनिजों की लिस्ट देखकर एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ विस्तार नहीं है। तो क्या है? ये माइनिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्लासिक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन यानी भौगोलिक विविधीकरण है। इस भौगोलिक विविधीकरण की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय माइनिंग मानकों के अनुसार रिस्क को कम करने का ये सबसे कारगर तरीका है। क्योंकि माइनिंग पूरी तरह से सरकारी नीतियों और स्थानीय कानूनों पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अगर कंपनी सिर्फ भारत पर निर्भर रहती और यहाँ कोई नीतिगत बदलाव आ जाता तो उनका पूरा बिजनेस ठप हो सकता था। लेकिन अब अगर स्पेन में कोई प्रशासनिक देरी होती है तो किर्गिस्तान और जोनागिरी का प्रोजेक्ट कंपनी की आय को स्थिर रखेगा। और याद रहे, ये आक्रामक विस्तार इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि कंपनी के कंधों पर कर्ज का वो भारी बैकपैक नहीं है। ठीक है, सोने की खदानें समझ में आती हैं, किर्गिस्तान और जोनागिरी से नकदी का प्रवाह भी समझ में आता है। लेकिन अब मैं एक ऐसा सवाल उठाने वाली हूं जो शायद कई निवेशकों के मन में होगा। बताइए। डेक्कन गोल्ड माइंस, नाम में ही सोना है, तो फिर अचानक से ये कंपनी छत्तीसगढ़ के भालूकोना में निकल, कॉपर और पैलेडियम ढूंढने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दस्तावेज बताते हैं कि इस खोज पर कंपनी की 100% ओनरशिप है। क्या एक गोल्ड कंपनी का बैटरी मेटल्स की तरफ मुड़ना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? यह जोखिम नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी है। और यही इस पूरी अर्निंग्स कॉल का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे? डॉक्टर हनुमा प्रसाद का विजन बहुत स्पष्ट है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ईवी का मार्केट तो बूम पर है। तो आने वाले दशकों में दुनिया को जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो तेल से नहीं बल्कि बैटरी से आएगी। और उन बैटरियों को बनाने के लिए निकल, कॉपर और पैलेडियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की भारी मांग है। तो भालूकोना की ये खोज कोई छोटी-मोटी खोज नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन दावों और हकीकत में बहुत फर्क होता है। क्या हमारे पास ऐसे कोई ठोस तकनीकी आंकड़े हैं जो ये साबित करें कि भालूकोना में वाकई कुछ बड़ा है? आंकड़े बेहद मजबूत हैं। कंपनी ने भालूकोना में 1.2 किलोमीटर की डायमंड कोर ड्रिलिंग पूरी कर ली है। डायमंड कोर ड्रिलिंग का मतलब? जमीन के अंदर से चट्टान के टुकड़े साबुत बाहर निकालना। हाँ, ताकि लैब में ये सटीक पता लगाया जा सके कि जमीन के नीचे खनिज की परतें कैसी हैं। इस ड्रिलिंग में 1.3 किलोमीटर का मिनरलाइज जोन मिला है। और रिसोर्स का क्या अनुमान है? अनुमान है कि यहाँ 70,000 से 80,000 टन निकल के समतुल्य रिसोर्स मौजूद हैं। ये भारत की पहली निकल कॉपर खदान बन सकती है। ये तो डेक्कन गोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय माइनिंग कंपनियों के सामने एक जबरदस्त बढ़त दिलाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं वही बाजार का राजा है। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन जमीन से निकल बाहर निकालने और उसे बाजार में बेचने के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। कैपेक्स का पहाड़। हाँ, अर्निंग्स कॉल में स्पष्ट बताया गया है कि भालूकोना में अगले साल अप्रैल तक माइनिंग लीज अप्लाई करने का लक्ष्य है और वहां एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, रकम तो बड़ी है। 500 करोड़, ये कोई छोटी रकम नहीं है। इसके लिए एक ऑस्ट्रेलियन प्रमोटर से डेट या इक्विटी के जरिए बातचीत चल रही है। क्या ये फिर से कंपनी को उसी कर्ज के जाल में नहीं फंसा देगा जिससे वो अभी बाहर निकले हैं? यहीं पर रणनीति की असली खूबसूरती सामने आती है। जब कोई कंपनी कर्ज में डूबी होती है और वो 500 करोड़ मांगने बाजार जाती है तो उसे बहुत महंगी शर्तों पर कर्ज मिलता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन आज डेक्कन गोल्ड एक डेट फ्री कंपनी है। उनके पास जोनागिरी से एक मजबूत और चालू रेवेन्यू स्ट्रीम है और किर्गिस्तान से भी कैश आना शुरू होने वाला है। तो ऐसी मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी को बाजार से नया फंड जुटाना बहुत आसान और सस्ती दरों पर मिल जाता है। मतलब निवेशकों का भरोसा इसी बात से बढ़ता है कि कंपनी के पास एक स्पष्ट रोड मैप है। हाँ, कि वो एक्सप्लोरेशन के अनिश्चित चरण से निकलकर मुनाफे वाले कमर्शियल प्रोडक्शन में कैसे तब्दील हो रही है। भालूकोना के लिए लिया गया कोई भी फंड एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा।
न कि अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद। समझ गए। रोड मैप की बात करें तो मैनेजमेंट ने 2030 के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन पेश किया है। हाँ, 3 साल का रणनीतिक रोड मैप। अगर हम इस पूरी चर्चा को और कंपनी के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स को देखें तो ये मुझे खेती के क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र जैसा लगता है। हाँ, अच्छा, वो कैसे? एक किसान कभी भी अपने सारे खेतों में एक साथ बीज नहीं बोता और न ही एक साथ कटाई करता है। वो एक खेत में बुआई करता है, दूसरे में सिंचाई करता है और तीसरे से फसल काटता है ताकि उसके पास हमेशा कुछ न कुछ बेचने को रहे। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इसे हम माइनिंग की भाषा में प्रोजेक्ट्स की परिपक्वता या मैच्योरिटी फेज कह सकते हैं। तो कंपनी ने भी यही किया है। बिल्कुल। मैनेजमेंट की रणनीति इसी फसल चक्र की तरह डिजाइन की गई है। एक तरफ भालुकोना और स्पेन है, जो अभी बुआई के चरण में है, यानी यहाँ एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग और माइनिंग लीज की प्रक्रिया चल रही है। फिर किर्गिस्तान और मोजाम्बिक है, जो सिंचाई के चरण में है, जहाँ कमिश्निंग और शुरुआती उत्पादन की तैयारी चल रही है। और सबसे आगे जोनागिरी है, जहाँ फसल पक चुकी है और कटाई जोरों पर है, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन और रेवेन्यू जनरेशन चालू है। जी। मतलब कंपनी ने जानबूझकर अपने प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग टाइमलाइन पर रखा है। जब तक जोनागिरी या किर्गिस्तान की खदानें अपनी उम्र पूरी करेंगी, तब तक भालुकोना अपने पीक प्रोडक्शन पर पहुंच चुका होगा। इससे आय का एक ऐसा चक्र बनेगा जो कभी सूखेगा नहीं, और यही सस्टेनेबल मार्केट लीडरशिप की निशानी है। लंबे समय के निवेश का मूल्यांकन करते समय शेयरधारकों को इसी तरह के पोर्टफोलियो के फायदों को देखना चाहिए। बेशक, किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट में फंडिंग, जियोपॉलिटिकल तनावों का और रेगुलेटरी क्लियरेंस का जोखिम हमेशा बना रहता है। वो तो है। लेकिन जिस तरह से डेक्कन गोल्ड ने अपने ऑपरेशंस को अलग-अलग देशों और अलग-अलग खनिजों में बांटा है, वो इस जोखिम को काफी हद तक संतुलित करता है। तो अगर इस पूरे गहन विश्लेषण का सार निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। सबसे पहले 315 करोड़ रुपए का राइट्स इशू लाकर कंपनी ने अपने ऊपर लदे 219 करोड़ के कर्ज का भारी बैकपैक हमेशा के लिए उतार फेंका, जो कि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जोनागिरी से आ रहे 900 करोड़ के अनुमानित रेवेन्यू और 75% के शानदार एबिटा मार्जिन ने कंपनी को वो आर्थिक ऑक्सीजन दी जिससे आगे की चढ़ाई आसान हो गई। और फिर किर्गिस्तान में टेलिंग से कम लागत वाली माइनिंग शुरू करके अपनी परिचालन कुशलता का परिचय दिया। और अंत में भालुकोना में निकल, कॉपर और पैलेडियम की ऐतिहासिक खोज ने कंपनी को सिर्फ एक सोने की खदान वाली पहचान से निकालकर भविष्य के क्रिटिकल मिनरल्स मार्केट का एक मजबूत दावेदार बना दिया। ये सब मिलकर लंबी अवधि में स्टॉक वैल्यू और रिटेल शेयरधारकों के लिए एक बेहद मजबूत आधार तैयार करते हैं। माइनिंग के क्षेत्र में ये बदलाव रातों रात नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। इसमें भारी धैर्य की जरूरत होती है। एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन डेक्कन गोल्ड के मामले में जो सालों की मेहनत एक्सप्लोरेशन में लगाई गई थी, वो अब कमर्शियल माइनिंग के रूप में ठोस रूप ले रही है। 2030 तक कई कमर्शियल माइनिंग साइट्स को पूरी तरह से ऑपरेशनल करने का लक्ष्य ये दिखाता है कि कंपनी का नेतृत्व सिर्फ आज के मुनाफे की नहीं, बल्कि अगले कई दशकों की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ इस विश्लेषण के आखिरी में एक ऐसा विचार सामने आता है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? जरा सोचिए, सदियों से इंसान सिर्फ और सिर्फ सोने के पीछे भागता रहा है। सोना ही हमेशा से असली संपत्ति माना गया है और इसी वजह से इन कंपनियों के नाम में भी गोल्ड जुड़ा होता है। हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक सच है। लेकिन आने वाले दशकों में जब दुनिया पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशाल बैटरियों और क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या एक पारंपरिक गोल्ड माइनिंग कंपनी की असली कीमत तिजोरी में रखे सोने में नहीं, बल्कि जमीन में दबे उन क्रिटिकल मिनरल्स में छिपी होगी? जैसे निकल, कॉपर और लिथियम। बिल्कुल, जिन्हें हम आज शायद सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट मानकर चल रहे हैं। सोचने वाली बात है। वाकई, ये नजरिया बहुत कुछ बदल देता है। कंपनी के कंधों से कर्ज का वो भारी बैकपैट अब उतर चुका है। रफ्तार यकीनन तेज हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहाड़ की इस चोटी का नजारा हमारी आज की कल्पना से भी कहीं ज्यादा बदल चुका होगा। सही कहा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी माइनिंग सेक्टर और निवेश के इस बदलते परिदृश्य को गहराई से समझने में सभी के लिए मददगार साबित होगी।